हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है सेंट्रल बैंक के बारे में, सेंट्रल बैंक्स का क्या रोल होता है, कमर्शियल बैंक्स के बारे में इनका क्या रोल होता है मार्केट के अंदर, और हेज फंड्स के बारे में कौन कौन से मेजर हेज फंड्स हैं और इनका क्या रोल होता है मार्केट के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूँ कॉरपोरेशंस के बारे में और फिर हम बात करेंगे रिटेलर्स के बारे में। अभी तक जो रिटेलर्स होंगे, जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, उन्हें लगता होगा कि यार अपना क्या ही रोल है, हम क्या ही है मार्केट के अंदर। तो इसीलिए देखो, ये सब चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज समझना जरूरी है कि इसमें लक फैक्टर नाम का कोई चीज नहीं होता है। ये प्रॉपर एक स्टडी है जो आप बिना सीखे, बिना अपने माइंड को उतना शार्प किए हुए या फिर बिना अपने साइकोलॉजी और माइंडसेट को मेंटेन किए हुए आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जो कुछ लाइव स्ट्रीम पे किसी और के ट्रेड को देख के कॉपी करते हैं, या फिर कहीं कॉल बाई हो गया, पुट सेल का सिग्नल्स जो भी हो गया, ये सब देख के मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, बड़े बड़े पैसे को लगाते हैं और कंटिन्यू लॉस करते हैं। लेकिन अगर आप एक लंबे टर्म के लिए इस मार्केट में आना चाहते हो तो आपको एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरना होगा, क्योंकि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो मार्केट को कोई इफेक्ट नहीं करता। आप सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विडिटी हो मार्केट के अंदर। सिंपल हम बात करते हैं कॉर्पोरेशंस के बारे में, कॉर्पोरेशंस का क्या रोल होता है। उससे पहले मैं चाहूंगा जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर से करना। सबसे पहले मैंने बात किया हुआ था सेंट्रल बैंक के बारे में। ये होते हैं किंग्स ऑफ मार्केट, और किंग्स ऑफ मार्केट क्यों है क्यों नहीं है इसके बारे में भी मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियो में डिफाइन किया हुआ है। कमर्शियल मार्केट्स ये होते हैं मार्केट मेकर्स, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में भी डिटेल आपको बता रखा है। और सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों का मिला के 75% डेली वॉल्यूम के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है। और इस 75% के अंदर कमर्शियल बैंक्स का मोर देन 55% का कंट्रीब्यूशन होता है, या फिर 50% टू 55% का कंट्रीब्यूशन होता है कमर्शियल बैंक्स का। इसीलिए इन्हें मार्केट मेकर्स कहा जाता है। मैं जब लास्ट में आपको बताऊंगा हर एक चीज कंक्लूड करके कि ये सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहते हैं, तब आपको जाके फाइनल रिजल्ट जो है वो समझ में आएगा और आपको इंटरेस्टिंग लगना स्टार्ट होगा, थोड़ा फैसिनेट करेगा फॉरेक्स मार्केट। और फिर बात किए हम लोग हेज फंड्स के बारे में। मेजर हेज फंड्स कौन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेज फंड्स कौन है, सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल हेज फंड्स कौन है, इन सब के बारे में। इनका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है 12% डेली वॉल्यूम के अंदर। और ये जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम, इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स का अप्रॉक्स, मैं अप्रॉक्स लगा रहा हूँ सामने, अप्रॉक्स 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स का डेली वॉल्यूम होता है एक दिन का मार्केट का। और इसके अंदर 12% इसका और 75, मोर देन 75% सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। वैसे ही बात करेंगे कॉर्पोरेशंस का, और हेज फंड्स वालों को ही इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है। तो ये चीज आपने बहुत बार सुना भी होगा टर्म, बहुत लोग यूज करते हैं कि इंस्टीट्यूशन बायर्स, इंस्टीट्यूशन सेलर्स, तो वो हेज फंड्स वाले ही होते हैं। और जब मार्केट में मेजर क्रैश आता है तो आप लोग देखोगे कि बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो वाइप आउट होता है। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हेज फंड्स का ही मनी होता है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी होता है वो हेज फंड्स वालों का ही होता है। क्योंकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका मतलब वो लॉस मेकर्स नहीं है, ठीक है। वो हर एक ट्रेड से मनी अर्न करते हैं। कैसे अर्न करते हैं मैंने आपको बताया है प्रॉपर तरीके से। बात करते हैं कॉर्पोरेशंस का। कॉर्पोरेशंस होते कौन है? ये होते हैं वो एक इनविजिबल प्लेयर्स माने जाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। कॉर्पोरेशंस को हम लोग इनविजिबल प्लेयर्स भी बोलते हैं मार्केट के अंदर। और इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है डेली वॉल्यूम के अंदर, इनविजिबल प्लेयर्स होते हैं, इनका डेली वॉल्यूम जो होता है वो 9.5% का, यानी कि 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स में से 9.5% इनका डेली वॉल्यूम के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। अब देखो ये जो कॉर्पोरेशन है ये एक्चुअल में है कौन, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो कॉर्पोरेशन होते हैं ये बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं। यानी कि जैसे आप एप्पल हो गया, टोयोटा हो गया, जैसे टोयोटा जो कंपनी है वो है कहीं और की, लेकिन वो यूएसए वगैरह ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बिजनेस करती है। वैसे ही हम बात करें तो एप्पल कंपनी है, वो है यूएसए की, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बिजनेस करती है। वैसे ही ये जो इनविजिबल प्लेयर्स होते हैं, जो कॉर्पोरेशंस होते हैं, ये होते हैं बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इनका रोल क्या होता है मार्केट के अंदर, इसको समझते हैं। सिंपल ये चीज समझना
कि जब भी कोई कंपनी, बड़ी कंपनी किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में या फिर कंट्री में जब वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड करता है या फिर बिजनेस करता है, जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दिया हुआ था, एप्पल कंपनीज है, वो यूरोप में अपना आईफोन्स को सेल करता है, लेकिन वहां से जो मनी वो अर्न करता है वो किस में अर्न करता है, यूरोज के अंदर। लेकिन जब यूरोज के अंदर अर्न करता है और उस पैसे को जब वो यूएसए के अंदर लेके आता है, यानी कि जहां उसका अपना होम ग्राउंड है बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यूएसए का ही वो कंपनी है, तो वो अपना पैसा तो अपने कंट्री में लेके आएगा, तो जब अपने कंट्री में लेके आएगा तो यूरो को क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा यूएस डॉलर्स के अंदर। सेम वैसे ही टोयोटा का एग्जांपल्स लेते हैं। टोयोटा जो है वो पूरे यूएसए वगैरह में अपना कार्स को सेल करती है, लेकिन बेसिकली वो कंट्री है जापान की। तो टोयोटा क्या करती है कि जो भी यूएस डॉलर्स उसने वहां से अर्न किया है, उसको वो जब जापान के अंदर लेके आती है तो वो जापानीज येन के अंदर कन्वर्ट करके लेके आती है। तो ये एक देखो, ऐसे तो देखने में लगता है कि ये सिर्फ एक सिंपल करेंसी एक्सचेंज है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कैसे होता है इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल देखना कि देखो, इनका कोई मोटिव नहीं होता है, कोई प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव इनका नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ये कोई एक ट्रेड नहीं करते हैं जिस तरीके से हम लोग पैसा जैसे यहाँ पे बाई और सेल करते हैं, ये कुछ इस तरीके से इनका रोल नहीं होता है। लेकिन इनका जो रोल है ये बहुत मेजर रोल है, क्योंकि कंटिन्यूअसली इनको अपने करेंसीज को एक्सचेंज करना होता है। और ये कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे आपने ऑलरेडी बहुत बार सुना होगा कि जब क्वार्टरली या फिर मंथली जो कंपनीज का रिपोर्ट आता है, यानी कि कौन सी कंपनी ने क्वार्टर में कितना बनाया, कौन सी कंपनी ने मंथली कितना अर्न किया, यानी क्या उसका प्रॉफिट परसेंटेज रहा, क्या लॉस परसेंटेज रहा। तो इस बेसिस पे जब भी आप देखोगे कि मार्केट के अंदर कोई मेजर कंपनी का कोई डाटा जब रिलीज होता है, तो मार्केट में आपको कुछ हलचल देखने को मिलता है। ये इंडियन मार्केट में भी होता है, ये फॉरेन मार्केट में भी होता है। एज इट इज आप जैसे जैसे आप देखोगे कभी कभी इंडियन मार्केट के अंदर जब रिलायंस का क्वार्टरली डाटा आता है या फिर मंथली डाटा आता है, कभी भी कोई न्यूज आता है, तो कैसे आपको निफ्टी 50 के अंदर या फिर हाँ, निफ्टी 50 के अंदर ही आपको एक मूवमेंट देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं एक रैली या फिर डाउनफॉल वो देखने को मिलता है, वो कंपनी के रिपोर्ट के अंदर, यानी कि रिलायंस के रिपोर्ट के अंदर। वैसे ही आप देखोगे कि जब एचडीएफसी का जब जब भी कोई डाटा आता है, तो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको कोई ना कोई मूवमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो डाउन साइड या फिर अप साइड के लिए। एज इट इज वैसे ही जब भी कोई फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब भी किसी मतलब जैसे मान लो कि जब भी एप्पल कंपनी का डाटा रिलीज होता है, तो ऐसे ही हमें यूएसए मार्केट के अंदर भी फ्लक्चुएशन अपसाइड या फिर डाउनसाइड देखने को मिलता है। तो देखो, बात ये है ना कि सिंपल, ये जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे जो भी बिजनेस का जो रिस्क है, ठीक है, देखो अब मान लो कि आज बिजनेस अप है, कल डाउन है, कब कैसा हो कब क्या हो, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने पैसे को मल्टीपल जगह पे एलोकेट करके रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, जैसे कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो मतलब जो बिलियनियर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, चाहे वो हेज फंड वाले के हो या फिर आप देखोगे तो जो कमर्शियल बैंक्स के अंदर भी जो बहुत सारा मैसिव अमाउंट रखते हैं, कहीं ना कहीं वो बड़ा रोल प्ले करता है मार्केट के अंदर। तो मान लो कि जैसे एप्पल का कोई एक हेड पर्सन हो, जिसके जो एक बिलियनियर हो, ठीक है, मान लेते हैं उसके पास $50 बिलियन है, ठीक है। $50 बिलियन से अगर वो चाहे तो अपने $50 बिलियन में से मान लो वो चाहता है कि $10 बिलियन, जैसे ही कोई रिपोर्ट आए या फिर कोई जैसे ही मार्केट में पंप आने वाला हो या फिर मार्केट अगर अपसाइड के लिए कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, तो वहां पे मैं ये 50 में से $10 बिलियन को मार्केट में इन्फ्यूज करूं या फिर मार्केट में मैं डालूं, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो ऐसे ही जब जब आप देखोगे तो इनका क्या रोल होता है, ये एक इनविजिबल प्लेयर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनका डायरेक्ट रोल नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत बड़ा रोल होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। तो जब भी ये अपने बिजनेस को सेव करने के लिए, रिस्क फ्री करने के लिए, ये भी क्या करते हैं कि अपने जो पैसे होते हैं उनको वो एक तरीके से हेज करके रखते हैं मार्केट के अंदर, समझ रहे हो। लेकिन बात ये है ना कि इनका जो छोटा छोटा मनी भी जो होता है, जो ये हेज करते हैं, वो एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करता है मार्केट के अंदर। जैसे अब मान लो कि आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया में से आप 10 रुपया चाहते हो कि मैं 10 रुपया सेव करूं मंथली, ठीक है। मंथली मान लो आप चाहते हो कि मेरे पास 100 रुपया आता है, उसमें से मैं 10 रुपया सेव करूं, ताकि लास्ट में ऐसा ना हो कि जब मेरे पास पैसे ना हो तो मेरे पास कुछ भी ना बचे। वैसे ही ये सोचो
कि जो $100 बिलियन का जो कंपनी है या फिर जिसके पास $100 बिलियन हैं, वो जब सेव भी करेगा तो वो कितना सेव करेगा? $10 बिलियन सेव करेगा। और $10 बिलियन जो है ये एक मैसिव अमाउंट होता है। तो ऐसे ही देखो, ये इनका बहुत छोटा छोटा जो मनी भी होता है जो ये हेज करके रखते हैं अपने बिजनेस को रिस्क फ्री करने के लिए, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि बहुत बड़ा वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन करता है मार्केट के अंदर। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेशंस का समझ में आया होगा। यही देखो, मेजर इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, डायरेक्ट इनका कोई रोल नहीं होता है, लेकिन इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट के अंदर, मार्केट के वॉल्यूम के अंदर। या फिर वॉल्यूम देखोगे स्पाइक करता है जब इनका मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट्स आता है तब। सिंपल है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा कॉर्पोरेशंस का क्या रोल होता है। अब बात कर लेते हैं रिटेल ट्रेडर्स का। और रिटेल ट्रेडर्स लोग अभी तक तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे कि फिर हम करते क्या है मार्केट में, मेरा आखिर क्या रोल ही क्या है, हम लोग तो कुछ नहीं है। हाँ, ये बात सच है, आप कुछ नहीं हो, लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ हो। कैसे हो, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ छोटा छोटा टॉपिक से। बात कर लेते हैं कि आपका क्या रोल होता है। आप सिंपल एक इंडिविजुअल ट्रेडर हो, ठीक है। जो बहुत लोग हैं जो मोबाइल फोन से या फिर एक लैपटॉप के साथ या फिर एक डेस्कटॉप के साथ आप सिंपल ट्रेड करते हो, ठीक है। आप सिंपल एक, मतलब रिटेल जो ब्रोकर्स होते हैं उनको, जैसे मैं भी कोई ना कोई ब्रोकर यूज करता हूँ, वैसे ही आप भी कोई ना कोई एक ब्रोकर यूज करके ट्रेड करते हो, जो कि मार्केट में डायरेक्ट एक्सेस आपका नहीं रहता है। ये चीज आपको समझना होगा कि आपका मार्केट के अंदर डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है, आप प्रॉफिटेबल हो, वो आप अपने स्मार्टनेस की वजह से हो, आपका स्मार्ट मूव है उसके वजह से हो मार्केट के अंदर। आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जो रिटेलर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, वो डेली के टोटल वॉल्यूम में ओनली 5.5% होता है, जो कि कहीं ना कहीं क्रूशियल माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, कॉर्पोरेशंस का 9.5% होता है, ठीक है, हेज फंड्स वालों का 12% होता है, और कमर्शियल बैंक्स का मोर देन 55% होता है, ठीक है। और जो बच जाए आप लगा लेना सेंट्रल बैंक्स वालों का, और इन दोनों का कंबाइन करके 75%, मोर देन 75% का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरीके का कुछ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है मार्केट के अंदर। ये टोटल जो है ये आपका $7.5 ट्रिलियन का जो डेली वॉल्यूम है उसके अंदर का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये साइड करता है, क्लियर है। तो देखो, रिटेलर्स का क्या रोल होता है। रिटेलर्स जो बेसिकली आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप आज से अपना, ठीक है, जो लोग अभी तक नहीं सीखना स्टार्ट किए आप लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आप स्मार्ट हो, आपका साइकोलॉजी सही है, आपका माइंडसेट सही है, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आप हमेशा मार्केट के डायरेक्शन में, मार्केट के फ्लो के साथ मेंटेन रहो। कभी भी मार्केट के अगेंस्ट कभी भी बेट मत लगाओ। जहां समझ में ना आए, जहां पे आपका इमोशंस इन्वॉल्व होने लगे, वहां पे बाई और सेल का सिग्नल को अवॉइड करो। बाई सेल के बटन को क्लिक मत करो, चाहे कुछ हो जाए। जहां भी आपका इमोशंस इन्वॉल्व हो जाता है वहां से बस ट्रेडिंग डेस्कटॉप को, अपना ट्रेडिंग सेटअप को क्लोज करके मार्केट से एग्जिट हो जाओ। थोड़ा देर ब्रेक लो, अपने माइंडसेट को, साइकोलॉजी को मेंटेन करो। सबसे ज्यादा चीज सीखने के ऊपर फोकस करो। अगर आप नहीं सीखते हो ना, मैं आपको बताता हूँ, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना, जो भी स्ट्रेटजीज, जो एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करता है जिंदगी भर, आप लोग बहुत लोगों ने सुना होगा कि जो हमेशा लाइफ टाइम एक स्ट्रेटजी को पकड़ लो और उसी को बेस्ट बना दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक जो स्ट्रेटजी है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 6 महीने तक एक्यूरेटली यूज कर पाओगे। उसके बाद आप देखोगे कि कुछ ना कुछ उसमें भी आपका अप एंड डाउन होने लगा है, उसमें भी ड्रॉबैक्स आने लगा है। तो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को पकड़ के आप जिंदगी भर उस पे पैसे नहीं बना सकते हो, क्योंकि मार्केट हर महीने, हर क्वार्टरली, हर हाफ ईयरली मार्केट अपने आप को चेंज करता है, मार्केट अपने नेचर को चेंज करता है, मार्केट अपने बिहेवियर को चेंज करता है। बहुत सारे आपने ट्रेडर्स को बोलते सुना होगा कि जब से ये यूट्यूब पे ये स्ट्रैटेजी आया तब से ये वर्क करना बंद कर दिया उतना अच्छे से, इसका एक्यूरेसी कम हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि मार्केट में उसके ऊपर ट्रेड करते गए, बहुत सारे लोग ट्रेड करते गए, और मार्केट का नेचर है, आप खुद देखो ना कि जब से रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से मार्केट का जो नेचर है वो कुछ डिफरेंट है। जब से ये यूएसए और ईरान के बीच में जो युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से इसका नेचर डिफरेंट हुआ है। जब कोविड से पहले क्या था, कोविड के बाद क्या था, आप खुद नोटिस कर पाओगे।
अगर आप बारीकी से अगर मार्केट को देखते हो, समझते हो, तो आपको पता चलेगा कि हर महीने, हर 1 महीने, 2 महीने में मार्केट अपने नेचर को चेंज करता है। पहले आप ऑन 15 मिनट एकदम बेस्ट ट्रेड कैप्चर कर पाते थे, लेकिन अब 15 मिनट के ऊपर भी मार्केट बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने लगा है। अब 10 मिनट के ऊपर भी बहुत सारा सेटिंग्स बनने लगा है, बहुत सारा स्ट्रेटजीज बैठने लगा है। जो लोग, बहुत लोग देखते नहीं है वो टाइम फ्रेम को। बहुत सारे लोग आज भी 5 जो 1 मिनट पे ट्रेड करते थे, अच्छा वो 1 मिनट पे ट्रैप होने लगे हैं, वो धीरे धीरे 5 मिनट पे शिफ्ट हो रहा है। जो लोग 30 मिनट पे ट्रेड कैप्चर करते थे, वो लोग भी अब सही से कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, उनका सेटअप नहीं हो रहा है, या फिर कहीं वो ट्रैप हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो मार्केट बहुत रैपिडली अपने आप को चेंज करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट में सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। मार्केट का रोल क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, मार्केट के अंदर जो उसका फंडामेंटल्स है उसको समझना जरूरी है। तो मैं रिटेलर से यही आपसे आग्रह करूंगा कि आज से भी स्टार्ट कर दो अपना लर्निंग जर्नी, सीखने के ऊपर फोकस करो। एक बार से अगर सीख जाओगे, चीजों को समझने लगोगे, तो ये फिर आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। आप लाइफ टाइम के लिए मार्केट में सस्टेन कर जाओगे, आपको मजा आने लगेगा इस चीज में। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कहीं भी कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे जितने भी ये हैं सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, हेज फंड्स, कॉर्पोरेशंस और रिटेलर्स एक दूसरे से कनेक्ट कैसे रहते हैं, और मार्केट में ये कैसे एक दूसरे को साथ लेके मार्केट को क्रिएट करते हैं। इसको यहीं पे कंक्लूड करते हुए आई होप आपको पसंद आया हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग करियर, फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू वेरी मच।